नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन फ़इन्नमा वजदहा फ़हुवा अहक्कु बिहा रवाहु तिर्मिज़ी सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहमत व रहम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम सब नहायत खुशकिस्मत हैं कि पूरी जमात अहले सुन्नत के अज़ीम असातीन हमारे और आपके बीच में जलवा फ़रोज़ हैं। ख़ास तौर पर उस्ताज़ गिरामी वक़ार उस्ताज़ुल असातिज़ा मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी मिसबाही बरकाती और दिगर उलमा व मशाइख़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब का साया सलामत रखे और हमें इन अज़ीम नेमतों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे वाक़तन बहुत खुशी हुई आज यहाँ इस इदारे में आकर और यहाँ का नज़्म व नस्ख़ और इदारे के बानी व सरबरा बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना तहसीन साहब के अफ़कार व नज़रियात और उनका कॉन्फिडेंस देखकर और उम्मीद करता हूँ कि ये रफ़्तार इसी तरह से जारी रहेगी और इसमें इंशाअल्लाह तेज़ी आएगी। मुझे जो हुक्म दिया गया है हालात के मुताबिक, तो कुछ भी बात कहने से पहले जैसा कि मौलाना तहसीन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इख्तिलाफ़ राय का हमेशा हक़ होना चाहिए। अंग्रेज़ी में कहा जाता है एग्री टू डिसएग्री। आप हमसे डिसएग्री हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा राज़ी हैं और यही हुज़ूर मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा ने अपने नज़रियात से, अपने अफ़कार से, अपने फतावा से, किताबों से साबित फरमाया है। और ये इन्होंने नहीं साबित फरमाया है बल्कि ये इस्लाम का मौक़िफ़ है जो इन्होंने बहुत खुल करके लिखा और पेश फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ज़हन दिमाग में कुशादगी पैदा फरमाए। मैंने एक तिर्मिज़ी शरीफ किताबुल इल्म की हदीस पाक आपके सामने पेश की जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहाँ उसे मिल जाए तो वही उसका सबसे ज़्यादा हक़दार है, यानी उचक लेना चाहिए। अगर समझदारी की बातें, हिकमत की बातें, अक्लमंदी की बातें हमें कहीं से मिलें तो हमें वो ज़माने से ले लेनी चाहिए, वो गोया हमारा हक़ है। तालीम क्या चीज़ है? गोलमोल लफ्ज़ तालीम। आज के दौर में तालीम की बहुत बाज़गश्त सुनाई देती है, लेकिन कई बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि तालीम का मतलब क्या है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो नतीजा ये निकलता है कि तालीम के नाम पर पैसे भी खर्च हो जाते हैं, एनर्जी भी चली जाती है और उम्र भी खप जाती है, लेकिन जितने बेहतर नताइज बरामद होने चाहिए वैसे नताइज बरामद नहीं हो पाते, या उतने से वक्त, उतनी सी एनर्जी और उतने से सोर्सेज में जितना ज़्यादा अचीव किया जा सकता था उतना अचीव नहीं किया जा पाता। तो इसलिए कुछ भी काम करने से पहले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। अभी मौलाना तहसीन साहब ने बहुत खुल करके ये बात कही कि हमारा मतमह नज़र दीनी तालीम है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अच्छी बात है। तालीम के सिलसिले में कुछ भी बातें, चूँकि यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जैसा कि मुझे बताया गया, तो इस सिलसिले में मैं कुछ बातें जो हालात हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वहाँ से मुस्तार लेकर अर्ज़ करूँ। भारत के मुसलमानों को अपनी तामीर और तरक्की के लिए जो काम करना चाहिए, उन कामों के लिए कुछ भी काम करने से पहले होमवर्क तो होना चाहिए। और भारत के मुसलमानों को अपनी तामीर और तरक्की के लिए कुछ भी करने से पहले मेरा ज़ाती मशवरा यह है कि एक बार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का ज़रूर मुताला कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह नहीं कि वो कोई किताब है या कोई दस्तावेज़ है। बुनियादी बात यह है कि आज़ादी के बाद हर स्टेट की, हर जगह की सिचुएशन अलग अलग होती है।
तो भारत का जो सिनेरियो है, यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ के हालात में जो उतार चढ़ाव आया, यहाँ का मुसलमान किस पायदान पे खड़ा है, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा बजट खर्च करके एक कमेटी तश्कील दी गई। और उस कमेटी ने बहुत मेहनत करने के बाद, बल्कि आप जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मुताला करेंगे तो उसके मुकदमे में आप देख के हैरान रह जाएंगे कि कितनी मेहनत से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। हर चीज़ में साजिश की बू नहीं आनी चाहिए, हर चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितने सोर्सेज, यानी मुझे देखकर हैरत हुई कि आर्मी का डेटा भी उसमें अवेलेबल करवाने की एक हद तक कोशिश की गई, जो बहुत सीक्रेट चीज़ है। हाँ, उन्होंने मेंशन किया है कि हमने वो डेटा जानबूझ करके वहाँ पर आंकड़ों के तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट मुकम्मल है। सिक्योरिटी का एक इशू होता है और ये बहुत नाजुक बात है अगर हम समझें, वरना डिफेंसिव सिस्टम वो होता है किसी भी मुल्क का कि जिसके आंकड़े प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, जिसकी तफसीलात फराहम नहीं की जाती, वहाँ तक। और ये स्पेशली उस वक्त के प्रधानमंत्री ने लेटर लिख करके तमाम लोगों को ताकीद की थी, और उसका रीज़न ये था कि इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी भारत के मुसलमानों की हालत में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है, हम इसको बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में जानना समझना चाहते हैं, इसलिए रिपोर्ट तैयार करवाई गई। अब आगे वो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो बात की चीज़ें हैं, वो एक लंबी दास्तानें हैं, उस पर तो पूरी PhD मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है। लेकिन उस रिपोर्ट से जो बात निकल के आती है वो कम से कम हमारे मतलब कितनी सी बात निकल के आती है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, किन पॉइंट्स में हम कमज़ोर हैं, किन वजूहात से कमज़ोर हैं, और अब तरक्की के क्या रास्ते खुलते हैं, वो बहुत सिचुएशन क्लियर हो जाती है, बादल छट जाता है। इसलिए उस रिपोर्ट का ज़रूर मुताला कर लेना चाहिए, ये मेरी पहली गुजारिश। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अंधेरों में लाठियाँ नहीं चला रहे होंगे, बल्कि हमारी मेहनतें ठिकाने लगेंगी। अब अगर मैं अपने लफ्ज़ों में उसको निचोड़ के पेश करूं तो काम तो बहुत हैं, लेकिन तरजीही तौर पर 2 काम बहुत अहमियत के हामिल हैं उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और वो दोनों काम ये हैं, बहुत इख्तिसार के साथ कहूं कि भारत का मुसलमान इसलिए पीछे है कि वो तालीम में कमज़ोर है, और तालीम में इसलिए कमज़ोर है कि माली तौर पर कमज़ोर है, और ये दोनों चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं। यानी अगर भारत के मुसलमानों को तालीमी तौर पर तरक्की देना है तो माली तौर पर तरक्की देना होगा, और माली तौर पर तरक्की देना है तो तालीमी तौर पर तरक्की देना होगा। तो नतीजा क्या निकला? हम अगर यहाँ कुछ करना चाहते हैं तो इन 2 महाजों को पकड़ें, यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी भारत के सरजमीन पर उम्मत मुस्लिमा की तामीर और तरक्की में इन 2 चीज़ों का रोल बहुत अहम है। तालीम में तरक्की हो और फाइनेंशियल तौर पर उम्मत की तरक्की हो। अब फिर चूंकि तालीम एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, तो तालीमी तौर पर तरक्की का क्या मतलब है? तो हालांकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें मदरसों को भी बहुत हद तक कवर किया गया है। आमतौर पर इस तरह की रिपोर्ट्स में ये नहीं होता है, तो उसमें मदरसों की भी हालतों का जायज़ा लिया गया है और उस पर भी कुछ डिस्कशन है। लेकिन बेसिकली जो डिस्कशन है तालीम के नाम पर, वो स्कूलिंग का डिस्कशन है। तो उसका नतीजा निकलता है उसके अकॉर्डिंग भारत के मुसलमानों में बच्चों की एक तादाद वो है जो आज भी स्कूल नहीं जाती, उनके मुताबिक तकरीबन 4% बच्चे, और बाकी जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। यानी तकरीबन 96 बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनमें से कॉलेज लेवल तक जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनकी तादाद हो जाती है तकरीबन 12 से 12.5, और ये बहुत तशवीशनाक आंकड़े हैं। तशरीफ़ रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व रहमत रहम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, तो 2 चीज़ें निकल कर आईं, और उसमें भी जो तालीमी तौर पर जो चीज़ सामने आई वो ये है कि
एक तो स्कूलिंग में रेशो मुतासिर है और उसमें भी कॉलेज लेवल तक जाते हुए रेशो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मुतासिर है। आंकड़ों में बात होती है, कोई अंधेरे का तीर नहीं है, कि अगर 96 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कॉलेज तक पहुंचते हुए तकरीबन 12 से 12.5 बच्चे बच रहे हैं और बाकी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसको इस्तिलाह में बोला जाता है ड्रॉप आउट। और मुझे कहते हुए खुशी है कि एक मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम चलाई थी कि मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो कम किया जाए, और उन चीज़ों पर हमारी नज़र होनी चाहिए, इसलिए कि डायरेक्ट हमारे अपने मुद्दे हैं, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं। और आज भी सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, इसलिए कि हम हुकूमतों की तरफ से बहुत ज़्यादा ईमानदारी की उम्मीदें करें तो ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ से जो लेने वाली बातें वो ले लेनी चाहिए। तो आज भी अगर तालीम के तौर पर कोई कुछ करना चाहता है मुसलमानों के लिए, तो उसे चाहिए कि मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेशो कम करने की कोशिश करे, यानी हमारे बच्चे कम से कम स्कूल छोड़ें। इसका एक दूसरा मतलब है, और वो ये है कि जब भी हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम में जज्बाती हो जाते हैं और डायरेक्ट हम बातें करने लगते हैं यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की। आंकड़ों के मुताबिक हमारी ज़रूरत यूनिवर्सिटी कतई नहीं है और कॉलेजेस भी बहुत कम ज़रूरत हैं। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है स्कूल। वजह उसकी साफ है, वजह यह है कि हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ पिछड़ रहे हैं वो स्कूल है। कॉलेज लेवल तक जो बच्चे पहुँच रहे हैं, जिसको हायर एजुकेशन बोला जाता है, वहाँ तो रेशो ही 12%, 12.5% है। तो 12% के लिए हम बहुत कुछ खर्च करें, ये अक्लमंदी की बात नहीं। 88% के लिए खर्च करें, ये अक्लमंदी की बात है। और इसके लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। इस सिलसिले में ईसाई स्कूल, ईसाइयों के स्कूल आपको बहुत नजर आएंगे। आपका शहर भी पुराना शहर है, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ईसाई स्कूल आपको मिलेगा। ईसाइयों के कॉलेजेस कम मिलते हैं और ईसाइयों की यूनिवर्सिटी मिलती ही नहीं। तो ये दरअसल एक इत्तिफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत मंसूबाबंद तालीमी निज़ाम है कि सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर मेहनत होनी चाहिए वो स्कूलिंग, फिर उससे कम मेहनत कॉलेजेस और उससे कम मेहनत यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है कि बनाते हुए हमारी कमर टूट जाती है। सुनने में बहुत सुनहरा लफ्ज़ है, लेकिन हमारी कमर टूट जाती है और उससे जितना फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था उतना फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता, जबकि उसके बिलमुकाबिल कॉलेजेस से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उनके बिलमुकाबिल स्कूलों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब अगर अच्छे स्कूल कायम हो गए तो उसका नतीजा निकलता है कि अगर बच्चों को स्कूलों में हमने कॉन्फिडेंस दे दिया या क्वालिटी दे दी, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे ज़हनी फिक्री तौर पर अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड करने में कामयाब रहते हैं कि हमें किस मैदान में जाना चाहिए। और आज के किसी भी इंग्लिश मीडियम में, और ख़ास तौर पर जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनके छोटे से बच्चों से बात कीजिए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि बच्चे कितने चंचल हैं, कितने एडवांस ज़हन के हैं, कितना खुले हुए हैं, उन्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास का बच्चा आपसे बहुत खुल करके बहुत सारे मौज़ूआत पर बातें कर लेता है, उसकी थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग बना दिया गया है, उसे आइडिया मैन बनाया जाता है। ये बनाया जाता है, इत्तिफाक नहीं है। बच्चों को आइडिया मैन बनाया जाता है कि बच्चों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ कैसे आए, बच्चे गहराई के साथ कैसे सोचें। जैसे हमारा एक दोस्त है, एक दिन वो रेलिंग पे खड़ा था, रेलिंग जो होती है रोकथाम के लिए, तो उसको उसके दादा ने कहा, बेटा ज़रा इसको संभल के खड़ा होना कि ये गिर सकती है। तो क्या दादा क्यों गिर सकती है? कहा नीचे से कमज़ोर है। कहा नीचे से कमज़ोर क्यों है? बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नीचे से कमज़ोर क्यों है? जब बनाया गया था मजबूत नहीं बनाया गया था। कहा नहीं बेटा मजबूत तो बनाया गया। अब दादा के पास कोई बात ही नहीं थी कि उसे मुतमईन कर सके, और बच्चा खुद देखने लगा कि कहाँ कमज़ोरी रह रही है। तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हमारे अपने घरों में नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चों के सवालात देखें आप, जो वाकईतन क्वालिटी बेस्ड स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो दरअसल ऐसे बच्चों को बनाया जाता है और ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए तालीम में, स्कूली तालीम में पहला मतमही नज़र हमारा ये होना चाहिए कि हमारी स्कूलिंग मजबूत होगी तो इंशाल्लाह आगे की चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। अब इससे जो दीनी चीज़ हमें इस्तिफादा करनी चाहिए वो ये है कि हमारे मकातिब बहुत मजबूत होने चाहिए। जब मकातिब का निज़ाम मजबूत होता है तो आगे तक उम्मीद करते हैं कि अल्लाह फजल फरमाए तो ईमान बचा रहे। आज जितने भी बातिल अफकार और नजरियात हैं, आखिर हमारे ही नौजवानों पर हमला
कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्लामी शऊर इतना तो रहा है कि छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में बच्चों को मकातिब भेजते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि मकातिब के निज़ाम में बाज़ाब्तगी न होने की वजह से वो बच्चे 5-5 साल तक नाजरा कुरान पाक ही पढ़ते रहते हैं। 6 साल भी गुजर जाता है कई बार, और जैसा तैसा उन्होंने कुरान पढ़ लिया। और मकातिब के लिए माँ बाप के ज़हन दिमाग में भी और उस्ताज़ों असातिज़ा के ज़हन दिमाग में भी ये बात रहती है कि मकतब का कुल हासिल ये है कि बच्चा किसी तरह से कुरान पाक देख करके पढ़ना सीख जाए। जबकि हमारी ज़रूरत यह है कि अगर हमने इस निज़ाम में मकातिब को, अब परेशानी यह है कि अवाम के ज़हनों में यह है कि बच्चे ने कुरान पाक पढ़ लिया तो गोया कुल दीन सीख लिया। अब इस गलतफहमी का भी इजाला करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसी रिवायत बन गई है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आज का बच्चा बहुत एडवांस है, कुरान पाक तो उसका दुरुस्त करवाएं ही, और मखारिज दुरुस्त करें, हर तरह से कुरान उसे पढ़ना सिखाएं। उसके लेवल के मुताबिक, उससे बहुत गहरी बातें तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसके लेवल के मुताबिक उसको जितने अकायद सिखाए जा सकते हैं सिखाए जाएं, ताकि कल के दिन जब उस पर बातिल हमला आवर हो तो उसके जहन में किसी हद तक तो हमारे अकायद व नजरियात बस रहे हों। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। एक बच्चे ने मकतब में कुरान पाक पढ़ा और फिर वो साथ साथ स्कूल पढ़ाई कर रहा था, फिर उसकी जॉब लग गई, किसी बड़े शहर में चला गया। अब मान लीजिए कि यूट्यूब के थ्रू या किसी भी सोहबत के थ्रू उसे एक शख्स मिला और वो उसे समझा रहा है कि वसीला नाजायज़ है, वसीला इस तरह से शिर्क है, वसीले के बारे में कुरान में ये फरमाया गया और हदीसों में ये बताया गया और ये कॉन्सेप्ट है वसीला का। अब उस बच्चे ने वसीले का लफ्ज़ आज से पहले कभी सुना ही नहीं था, तो वसीले के लिए बिल्कुल खाली ज़हन है। जैसा सामने वाला बता रहा है वो एज इट इज़ उसको कबूल करता चला जा रहा है। इसके बरक्स अगर उसने मकतब की तालीम के दौरान सिर्फ इतना ही कहीं पढ़ा होता कि वसीला हक है, तो थोड़ी देर के लिए उसके जहन में बात ज़रूर क्लिक करती कि मैंने तो उस वक्त पढ़ा था कि वसीला हक है और ये जो बातें कह रहे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। हो सकता है इतना सा एक लफ्ज़, आधी लाइन का एक लफ्ज़ कि वसीला हक है, ये उसके ईमान के बचाव का जरिया बन जाए। मैं नहीं कहता कि मकतब में हम बच्चों को वसीले के दलाइल सिखाएं, शफात के हक होने की बातें बताएं, उसका लेवल नहीं है, लेकिन जितना लेवल है उसके लेवल के मुताबिक तो उसे बातें सिखाई जा सकती हैं। उसे सिर्फ हुरूफ तहज्जी पढ़ने तक या मखारिज के साथ कुरान पाक दुरुस्त पढ़ने तक ही महदूद ना रखा जाए, बल्कि कुछ हद तक ज़रा सा इसको एडवांस बनाया जाए। बल्कि अलमिया यह है कि कहीं तो ये वाजिबी हक भी अदा नहीं होता, तो एक बहुत अफसोसनाक बात है। तो इन दोनों चीज़ों का खुलासा अभी तक जो मैंने बात की तालीमी तौर पर, तालीम में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तालीम हमेशा हमारी इंडियन पर्सपेक्टिव में जो हमारी ज़रूरत है वो है बेसिक एजुकेशन। अब स्कूलों के फॉर्मेट में हो या मदरसों के फॉर्मेट में हो, बेसिक एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड हो तो इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत बेहतर अंदाज से तामीर होगा। और ये मुअज़्ज़ज़ असातीन खुद गवाही देंगे कि जिन बच्चों ने इब्तदाई क्लासेस अच्छे इदारों में पढ़ी हैं और फिर वो किसी बड़े इदारे में पहुंचते हैं तो अल्लाह के फजल से आखिर तक उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है और उनमें मजबूती पाई जाती है। और अगर फाउंडेशन में कहीं कमज़ोरी रह गई तो आखिर तक कच्चापन उनके साथ ही चलता है और ताउम्र फिर बल्कि खाम माल ही तैयार होता है। तो इसलिए तालीम का पहला ये काम है। अब नज़्म तालीम में कुछ और चीज़ें, बल्कि मैं एक अच्छी बात यह है कि माजी करीब में तालीम पर इतने तजुर्बात हुए कि ना पूछिए। हाँ, हमेशा ये बात दिमाग में रखिए कि तालीम का लफ्ज़ जब भी बोला जाएगा मॉडर्न दुनिया में तो जाहिर सी बात है उससे स्कूलों की तालीम मुराद होगी, लेकिन उससे हम अपने मतलब की चीज़ें बहुत आसानी से अखज़ कर सकते हैं। तालीम में कैसे कैसे तजुर्बात हुए, एक दो एग्जाम्पल सुने। जैसे पड़ोसी मुल्क में एक शख्स है, उसने अपने नाम का हिस्सा बनाया अल्लाह वाला, रेहान अल्लाह वाला, ठीक। और उसका मैं अपने लफ्ज़ों में उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे ने 7th क्लास तक पढ़ाई कर ली है, तो जाहिर सी बात है अक्ल का तकाजा है कि अब 8th क्लास में जाएगा वो, और फिर उसके बाद 9th 10th 11th 12th।
अब वो क्या करता है कि 8 स्टैंडर्ड के बच्चे का अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, लेकिन माँ बाप को इस बात के लिए एग्री कर लेता है कि आप हमें मजबूर नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं कि 8 में हमारे बच्चे की कितने परसेंट आए, 9th में क्या हाल है, 10th में कितने परसेंट आए, बल्कि अब आपने 8 स्टैंडर्ड का बच्चा हमें दिया है और 5 साल के बाद में आपका बच्चा 12th पास करके हमारे यहाँ से निकलेगा। इतनी सी 2 लफ्जों की बात है, बीच में आप हमसे पूछेंगे नहीं कि किस क्लास में बच्चा चल रहा है, क्या रिजल्ट है, क्या परसेंटेज है, वो हमारा काम है। आपको इतना अंधा भरोसा करना होगा, रिजल्ट देना हमारी जिम्मेदारी। उसने इतना माँ बाप से एग्रीमेंट कर लिया। अब उसके बाद वो करता क्या है, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे का एडमिशन लिया, किताबें साइड में, कोई सिलेबस नहीं, कोई नज्म ज़ब्त नहीं, कोई क्लासेज नहीं, इंग्लिश परफेक्ट करवाई जाती है बच्चे की, और साथ ही साथ उस बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग का मतलब, जिसको इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, तबाई तलबा की जांच हो, जिसके अंदर जो सलाहियत है उसे वही काम लिया जाए, तो वो तबाई तलबा की जांच करता है। कुछ गोल्स हैं, कुछ मकासिद हैं जिनको आलमी मकासिद कहा जाता है, ग्लोबल गोल्स, यानी पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि मीठा पानी मिले, पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि साफ़ सुथरी आबो हवा मिले, पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि कोई भूखा ना सोए। तो ये आलमी मकासिद हैं, और ये जाहिर सी बात है तमाम ममालिक पर जूं के त्यों अप्लाई होते हैं। तो उसने उन आलमी मकासिद में से 15-17 मकासिद जो उनके अपने मुल्क पर अप्लाई होते हैं वो अचीव कर लिए, और उन मकासिद, उन आलमी मकासिद के तनाजुर में उस बच्चे की काउंसलिंग की जाती है और बच्चे का टैलेंट सर्च किया जाता है कि ये बच्चा इन मकासिद में से किस मकसद पर खरा उतर सकता है। अब मान लीजिए बच्चे का नाम है हामिद, और काउंसलिंग में पाया गया कि ये बच्चा मीठा पानी सप्लाई करवाने में या मीठे पानी की कमी की ज़रूरत पूरी करने में काम दे सकता है, इसकी सलाहियत ऐसी है, तो उस बच्चे का नाम ही हो जाता है हामिद पानी वाला, यही उसकी क्लास है। और अब वो हामिद पानी वाला क्या करता है, उसकी इंग्लिश परफेक्ट करवा दी जाती है, उसे होमवर्क दिया जाता है कि बेटा सबसे पहले ये सर्च करो कि दुनिया में मीठे पानी की कमी किन किन मुल्कों में रही है। तो बच्चा हफ्ते भर मेहनत करके उन ममालिक की लिस्ट बनाता है। नेक्स्ट टारगेट, अब इन ममालिक में से कितने ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इस कमी को की भरपाई कर ली है और अब वो ममालिक मीठे पानी की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। तो उनको फिल्टर किया जाता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद में का होमवर्क ये होता है कि अब इन ममालिक ने जिन्होंने आज पहले तो मीठे पानी की कमी से जूझ रहे थे, अब नहीं जूझ रहे हैं, कामयाब हो गए हैं, तो उनकी कामयाबी का रीजन तलाश करो। ये लंबा होमवर्क है। जैसे मान लीजिए अफ्रीका के फला मुल्क में मीठे पानी की कमी थी, 50 साल तक जूझता रहा, लेकिन फिर ये आइडिया काम आया और इस आइडिया की वजह से आज वहाँ मीठे पानी की कमी नहीं है। तो कौन कौन से आइडियाज थे जिनसे वो ममालिक मीठे पानी की कमी से उभर पाए, कौन लोग थे जिन्होंने वो आइडियाज दिए, जिन लोगों ने वो आइडियाज दिए थे वो अब जिंदा है या नहीं, अगर जिंदा है तो उनसे इंटरव्यू करो। 5 साल का होमवर्क है ये। नतीजा क्या निकलता है, वो बच्चा जिसका स्टैंडर्ड था 8 क्लास 9 10th का, वो पूरी मिनिस्ट्री को सामने बुला करके मुल्क के मिनिस्टर्स को, वजीरों को, और ख़ास तौर पर महकमा आपके वजीरों को सामने बिठा करके, वजीर को और उस मंत्रालय के तमाम जिम्मेदारों को सामने बिठा के लेक्चर देता है, सर आज अगर आप हमारे मुल्क में मीठे पानी की कमी का खात्मा करना चाहते हैं तो ये प्रेजेंटेशन सुनिए 3 घंटे का। इन मुल्कों में ये कमी थी, फिर इन्होंने पूर्ति कर ली, फिर उन्होंने इन पॉइंट्स पे काम किया, ये लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, हमारे मुल्क में इनमें से ये पॉइंट्स हैं जो अप्लाई हो सकते हैं, ये करने का काम है, ये करने का काम है, ये करने का काम है। फिर एक एक चीज के ऐसे नोट्स अवेलेबल करवाता है कि पूरा मंत्रालय दंग रह जाता है। अब मुझे बताइए कहाँ 8 स्टैंडर्ड और कहाँ इसका लेवल। यह है काउंसलिंग। और फिर उस बच्चे को जो वाजिबी सर्टिफिकेट हैं वो भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ये वो तालीमी एक तजर्बे की मैंने मिसाल दी, ऐसे कितने ही तजर्बात हैं जो तालीम के नाम पर हुए हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा होम स्कूलिंग का, यानी अब लोग उकता गए कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, बच्चों की अखलाकियात बर्बाद हो जाती हैं, हम बच्चों को घर पे ही पढ़वाना चाहते हैं। और इसमें एक आध लोग नहीं है, बल्कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान एलन मस्क, अभी ताज़ा उसका इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया कि आपके बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं, तो उसका जवाब था मेरा बच्चा मैथ और फलां 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, बाकी खेलता, किसी स्कूल में नहीं भेजता। और साफ लफ्जों में कहा मैं स्कूलों के निज़ाम को ही कोलैप्स मानता हूँ। हमने निज़ाम 20 साल 25 साल पहले बनाया था ताकि इंसान मशीनों से फ्रेंडली हो सके, अब तो इंसान मशीनों से एडवांस है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम स्कूलों का निज़ाम पढ़ाएं।
और ये आप यकीन रखिए कि आइंदा 10 सालों के बाद में हो सकता है आज जो एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने चल रहा है वो कोलैप्स हो जाए। यानी दुनिया इतनी प्रैक्टिकलिज्म की तरफ चली गई, अमली हकीकत, सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि दुनिया में जो बेस्ट एजुकेशनल मॉडल पाए जाते हैं उन्हीं ममालिक के पाए जाते हैं जो प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो इसलिए इस पूरी गाथा का हासिल क्या है? इस पूरी गाथा का हासिल यह है कि हमें तालीम को खुश्क नहीं बनाना चाहिए, उसमें नित नए तजर्बात, बेहतरी से बेहतरी, एडवांस से एडवांस, और ऐसा किया जा सकता है। मजाल है कि कोई कमजोरी रह जाए। यही स्कूल हैं पूरे पूरे क्लास में जो वाकईतन स्कूल हैं, जो मान लीजिए स्कूलों के नाम पर बिजनेस से मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो वाकईतन डेडिकेटेड स्कूल होते हैं उनमें एक एक बच्चे की, एक क्लास में अगर 25 बच्चे हैं, एक एक बच्चे की काउंसलिंग होती है। उसमें भी जाहिर सी बात है, जैसे मैं स्कूल चलाता हूं तो मुझे खूब आइडिया है कि कोई बच्चा कमजोर रह जाए कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, कमजोर रहने ना पाए ये स्कूल की जिम्मेदारी है, और स्कूलों को एग्रीमेंट करना होता है कि हाँ बच्चा मैथ में कमजोर है, लेकिन 2 साल के बाद में हम आपको परफेक्ट करके देंगे, और एडवांस क्लास लगानी पड़े, कोई सूरत अपनानी पड़े, ये मॉडल नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये अपनाएंगे और उस बच्चे को कवर करवाएंगे। ऐसा होता है। तो ये तमाम चीजें हमें किसी हद तक, अच्छा हर चीज के लिए सोर्सेज नहीं चाहिए। कई बार हम वसाइल का रोना रो देते हैं, माना कि वसाइल एक अहम तरीन चीज हैं, लेकिन कई बार सिर्फ तदबीरें काम आ जाती हैं। कई बार थोड़ी सी मेहनत, डेडिकेट होना कि हमें इस बच्चे को चीजें कवर करवानी है, जब हम तुल जाते हैं तो असबाब भी फराम हो जाते हैं, काम भी हो जाता है। तो ये कुछ करने के काम है। और इस सिलसिले में बहुत सारे तजर्बात में एक अहम तरीन तजर्बा ये हो सकता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता संगम निज़ाम तालीम का काम करें। संगम निज़ाम तालीम का मतलब, आज हमारा बच्चा 12th क्लास तक जब पहुंच रहा है तो उस वक्त तक बच्चे को तकरीबन 15 साल का टाइम लगता है। यानी 0 से 12 तक पहुंचते हुए पहले 3 साल नर्सरी, LKG, UKG और फिर 1st, 2nd, 3rd, 15 साल का टाइम लग रहा है। जबकि तालीम जो 12th क्लास तक की है वो 15 साल की नहीं है, 15 साल की तालीम नहीं है। और इसको मैं कहते हुए खुशी है कि इसको भी फेल करके दिखाया है एक मदरसे के बैकग्राउंड में। एक कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, हिफ्जुल कुरान प्लस, नाम सुना होगा आपने, एक इंस्टीट्यूट कर्नाटक का लेके आया। हिफ्जुल कुरान प्लस का मतलब जो बच्चा हाफिज है हमें सिर्फ वही बच्चा चाहिए, और हाफिज बच्चे ने अगर ABCD भी नहीं पढ़ रखी है तब भी हम उसे 4 साल में 12th पास करवा के दिखाएंगे। और करवा के दिखाया उन्होंने। और मुझे कहते हुए खुशी है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ये आइडिया इंडियन गवर्नमेंट ने कॉपी किया, हिफ्जुल कुरान प्लस। यानी बच्चा जब हाफिज है तो इस बात की सनद है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, और जब दिमाग इतना तेज है तो उस बच्चे को 4 साल में 15 साल की पढ़ाई करवाना क्या मुश्किल है। करवा के दिखा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अब तो बहुत सारे उसकी ब्रांचेज भी खुल गई हैं। तो जब 4 साल में 12 साल 15 साल की पढ़ाई करवाई जा सकती है तो इसका बोझ लादने की जरूरत नहीं है। ये चीज मुश्किल नहीं है, बल्कि इसको एक हद तक अपने यहाँ अप्लाई करने की जरूरत है। यानी जब तमाम चीज़ों को हम गहराई से समझते हैं और फिर अपना भी दिमाग लगाते हैं तो हम एक बेहतर नतीजे तक पहुंच जाते हैं। अब इसको मैं संगम तालीम के तौर पर, एक आइडिया के तौर पर आपके सामने पेश करना चाहूँगा, इसलिए कि किसी हद तक हम लोग भी ये काम कर रहे हैं। मैं राजस्थान से होता हूँ और पुराना हमारा ज़िला नागौर होता है जो मशहूर है, नया ज़िला कट के बनाया गया जिसका नाम है डीडवाना। इदारा कुरान के नाम से हमने ट्रस्ट बनाया, उसका शॉर्ट फॉर्म करके IQ स्कूल के नाम से हमने स्कूल बनाया। इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न स्कूल है जो जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि 0 से 5th क्लास तक पहुंचते हुए बच्चे का बेसिक इस्लामियात कवर करवा दिया जाए। मेरे पास सिलेबस भी 0 से 5th क्लास तक पहुंचते हुए बच्चे का बेसिक इस्लामियात कवर, यानी बच्चा बाकाज़ाब्ता बना, निसाब बना है। नर्सरी में अली बा ता सा और आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 3-4 चीजें सीखेगा। फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर करते 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 5th क्लास तक पहुंचते हुए दुरूस इस्लाम, केरला के इस्लामी तालीम बोर्ड ऑफ इंडिया की किताब है जिसके 7 हिस्से हैं। तकरीबन ज़रूरी मवाद जो एक बच्चे को, एक मुस्लिम बच्चे को चाहिए वो उन्होंने कवर करवा दिया। उसमें अकायद भी हैं, तारीख़ भी हैं, सीरत भी है, फ़िक़हियात भी हैं और तजवीद भी है। बहुत सारे मजमुआ, यानी एक किताब एक सब्जेक्ट पे नहीं है बल्कि उसमें दुरूस इस्लाम है, दर्स नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने ढंग से कवर करवा दिया। तो 7 हिस्से उसके मुकम्मल हो जाते हैं। मतलब
नाजरा बहुत ढंग से, ऐसा नाजरा कि बच्चा तकरीबन इमामत के लायक बन जाए, मोटा मोटी, बहुत गहरा इमाम ना सही लेकिन ठीक ठाक एक नॉर्मल इमाम बन जाए। 5th क्लास तक ये पूरा, और 6th क्लास है एदादिया, और ये प्रैक्टिकल हो रहा है। और ये बच्चा 12th तक पहुंचते हुए एक नॉर्मल आलिम दीन बन जाए, किसी मुहक्किक का दावा नहीं। नॉर्मल आलिम दीन से मुराद ये है कि जहां कहीं भी रहे फितनों के ज़माने में अपना ईमान तो बचा सके, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की हमारी नस्लों के सामने। यानी वाकतन अब, पहले तो लिहाज होता था फीस का कि फीस दी है इसलिए कुछ लिहाज होता था, अब कोई लिहाज नहीं है। आपके बच्चे को सुबह जाते ही शिरकियात में मुब्तला डंके की चोट पे किया जाता है। देख लीजिए ब्रांडेड स्कूलों का हाल। अब 2 सूरतें आपके पास, या तो आप इतने बेगैरत हो जाएं कि ईमान और कुफ्र से भी कोई फर्क ना पड़े, अपने बच्चे को वहां डाल दीजिए, और या फिर हमेशा कुड़न महसूस करते रहिए कि स्कूल तो बड़ा अच्छा है, क्वालिटी बहुत देता है, लेकिन मैं इसलिए पीछे हट रहा हूं कि हमारा बच्चा शिर्क में मुब्तला ना होने पाए, कुफरियात ना बके, शुरू से उसकी तरबियत ऐसी ना हो। मुझे दावत इस्लामी के एक मुबल्लिग ने बताया कि ना उसने दावत इस्लामी को छोड़ दिया ये सुनने के बाद, कह के कि मैं हमेशा काफिलों में और यहाँ वहाँ सफ़र करता रहता हूँ, क्या क्या जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। मैंने एक दिन देखा कि मेरा बच्चा खाना खा रहा है, खाने से पहले ओम इस तरह से पढ़ रहा है, तो मैंने कान लगा के सुना, तो दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा ये क्या? तो कहा कुछ नहीं, वो जो जप रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ। तो कहा ये किसने सिखाया तुम्हें? तो कहने लगा कि स्कूलों में सिखाते हैं ना, वो तो हम रोजाना करते हैं। तो क्या तुम्हें मम्मी ने कभी डांटा नहीं? तो मम्मी ने तो कभी नहीं डांटा, सर ने तो हमें सिखाया है, तो पढ़ना चाहिए इस वक्त। उसने पूछा अपनी बीवी से, तो बीवी कहती मैं किचन में रहती हूँ, मुझे क्या मालूम कि ये खाना खाते वक्त क्या पढ़ते हैं। यह है दीनदार घरानों का हाल। और मान के चलिए कि जब छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में ये बातें शुरू से पेवस्त हो जाएं, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इतने बेगैरत कि ईमान और कुफ्र से कोई फर्क ना पड़े और झोंक दे उस भट्टी में, और या फिर ये कि अंदर अंदर कुड़न महसूस करते रहें, काश हमारे भी अच्छे स्कूल होते, हम भी करते। तो काश और होते और होना चाहिए से काम नहीं होता है, काम करने से होता है। इसलिए इस लेवल पर जो भी सरमायादार हैं, जिम्मेदारान हैं, और इस तरह के इदारे, यानी जहां ये गैप ही खत्म हो जाए, स्पेशली आज़ादी के बाद से जो गैप आया है, जैसे आज़ादी से कबल मदरसे ही सब कुछ हुआ करते थे, अब गोया कि वही आज़ादी से पहले वाला निज़ाम ले आए, यानी मदरसे ही सब कुछ है। दुनिया उसे मदरसे की शक्ल में जाने कि स्कूल की शक्ल में हम दोनों तालीम एक साथ दें, और ऐसा किया जा सकता है। जब बड़े बड़े तजर्बात किए जा सकते हैं तो छोटा सा तजर्बा कीजिए और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और हम नए नहीं होंगे इस मैदान में, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे तजर्बात किए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये तालीमी कॉन्सेप्ट कुछ बातें थी। अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें कवर रहें। हमें अपने बच्चों का मिजाज दावती बनाना चाहिए। मुझे बहुत माजरत के साथ मैं बात कहता हूँ, हम हज़रत हुजूर बन गए, दाई दीन नहीं बन पाए, और उसका नतीजा निकलता है कि हमारे मिजाज में मखदूमियत आ गई है, दावती दर्द नहीं आ पाया, और उसी की वजह से रफ्तार मुतासिर है, और उसके जो नतीजे हमारी निगाहों के सामने। तो अपने बच्चों को शुरू से दावती मिजाज देने की ज़रूरत है। नंबर 2, आज का दौर हमसे तकाजा करता है कि हम इस्लामी रूहानियत का इहिया करें। यानी दुनिया लपक रही है ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर, बहुत ढोंग ढांग है। आप देखेंगे नेताओं की महफिलों में लोग उतने नहीं आते जितने बाबाओं की महफिलों में जाते हैं। हाँ, नेताओं की महफिलों को हाईलाइट किया जाता है, इसलिए न्यूज़ वही बनती है, वो न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन वहाँ जितनी भीड़ है वो भीड़ यहाँ नजर नहीं आती। बेचैनी है लोगों के अंदर, और स्ट्रेस यानी टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज, डिक्लेयर मर्ज बन चुका है। नज़ला, जुकाम, खांसी अब दुनिया के बड़े अमराज नहीं है, स्ट्रेस दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज बन चुका है। और स्पेशली यूरोप और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका, यूके को देख लें, यूके में मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस होता है एक आदमी का। यानी इस बात का इंश्योरेंस हो रहा है कि आपका दिमाग सलामत है। तो क्या गोया हुकूमत को शक है कि हमारे बंदों का दिमाग सलामत है या पागल है? ये सच है, जी हाँ, ऐसा ही है। हुकूमतों को शक है कि हमारा बंदा मेंटल तौर पर ठीक है कि नहीं है। इसलिए कई दिन ऐसे केस हो रहे हैं, एक आदमी का दिमाग खराब हुआ, उसने हाथ में गन थामी और उड़ाता चला गया। एक ड्राइवर का दिमाग खिसका, रोनता चला गया। यानी आदमी सनकी हो गया। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, एक मरीज हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, बगल में एक और मरीज लेटा हुआ था, उठा और ताबड़तोड़ उसने हमला कर दिया। पूछा गया क्यों? कहा बस ऐसे ही कर दिया, कोई रीजन नहीं। ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई हुई हो, कोई हुज्जतबाजी हुई हो,
तो ये दुनिया का प्रॉब्लम बन चुका है। और जब भी मादियत हावी होती है तब ऐसा होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को रूहानियत का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चों का अपना भी दिल मुतमईन रह सके और आइंदा नस्लों को भी। और ऐसा लगता है कि जैसे गोया इस्लाम का एक दौर लौट रहा है, जुल्म के खात्मों के बाद में एक सुनहरा दौर गोया ऐसा लगता है कि देर सवेर शुरू होने वाला है। तो अगर रूहानी लोग ना हुए तो शायद उस दौर की सही तौर पर रहनुमाई मुमकिन ना हो। इसलिए वो काम भी एक अहम तरीन काम है जो करना चाहिए। तीसरी बात, स्कूल हो या मदरसे या हमारे अपने बच्चे, हमें हर बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग का लफ्ज़ याद रखें और ये लाजिमन करें। हो ये रहा है कि हम अपने बच्चों को अज खुद मशवरा देते हैं कि बेटा फलां ने ऐसा किया तो तुम भी ये सब्जेक्ट ले लो, जबकि पैदा फरमाने वाले ने हर बच्चे को अलग अलग सलाहियत दी है, तो बच्चे की सलाहियत के मुताबिक ही उससे काम लिया जाना चाहिए। ये लोहा है जिससे माइक बनाए, अगर इससे रेल की पटरी बनाई जाए तो ये जुल्म है। जुल्म इसलिए कि पिघल जाएगा और रेल इधर उधर हो जाएगी। और जिससे रेल की पटरी बनी है वो भी लोहा है, उससे माइक बनाया जाए तो ये फजूल खर्ची है। इसलिए कि उतना कीमती लोहा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। आम लोगों की ज़बान में कहिए तो ये भी लोहा वो भी लोहा। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तबाई तलबा, हर बच्चे की सलाहियतों की जांच हो, जिसके अंदर जो नेचुरल पोटेंशियल पाया जाता है उसको वही मैदान दिया जाए, तो इंशाअल्लाह वो हज़रत मुहक्किक मसाइल जदीदा का काबिल फ़ख्र शागिर्द बनेगा। यानी तहकीक का मादा भी हो, मिजाज भी वैसा हो, माहौल भी वैसा मिल जाए, वो बनते हैं। और अगर मान लीजिए कि मिजाज है, कुछ मैदान दे दिया गया कुछ, तो इंसान कुछ देर खुद से जूझता रहता है, फिर कई बार अपनी लाइन तब्दील कर देता है, और कभी कुछ और कभी फॉर्मेलिटी की ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन वो उसकी सलाहियतों से जो काम लिया जाना चाहिए वो काम नहीं हो पाता। और चौथी बात इस सिलसिले में यह है कि हमें अपने बच्चों की, अपने मातहतों की स्किल्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। इकबाल की ज़बान में जिसे मताए हुनर कहा जाता है, स्किल्स, यानी अब डिग्रियों से भी ज़्यादा स्किल्स पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अल्लाह का शुक्र है कि स्किल्स बहुत आसान हो गई हैं, बहुत हुनर अर्जा हो गए हैं, ख़ास तौर पर यूट्यूब के बाद में। पहले जो चीज़ें राज रहती थी, यूट्यूब की वजह से वो चीज़ें आश्कार हो गई। यानी जो लोग अपना राज नहीं बताते थे, अब यूट्यूब पर खुद ही बढ़ बढ़ के बताते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि अच्छा गोश्त कैसे बनाया जाता है। जो गोश्त बनाकर होटल चलाकर के अमीर तरीन बन गया और किसी को अपनी रेसिपी नहीं बताता था, आज खुद बढ़ करके अपने यूट्यूब चैनल पर बता रहा है। हम इतने हसास होने चाहिए कि हमारा दिमाग वहां से वो चीज़ कैच कर ले और ले सके। ऐसी बहुत स्किल्स हैं, यानी और स्पेशली जो तकनीकी स्किल्स हैं, जैसे AI, उलमा से गुजारिश है इसके 7th वर्जन के बारे में उम्मीद की जा रही है कि इंसान उसके कंट्रोल में होगा, फुल्ली कंट्रोल में। आज भी बहुत कंट्रोल में है। यानी मैं समझता हूं कोई आपका उतना सच्चा खादिम खिदमत नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी खिदमत आपका AI कर सकता है। आप बस हल्का सा हिंट देने की जरूरत है। कोई एक हदीस आपने सर्च क्या की, आपने एक दो लफ्ज डाले और कहिए कि भाई मुझे इस पूरी हदीस की तखरीज चाहिए, इस पर फलां ने क्या कहा है, फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा है। काम आपका इतना आसान कर देता है, बल्कि तो उससे भी एडवांस लेवल के काम कर रहा है। और रेगुलर ह्यूमनाइज किया जा रहा है इसको, यानी इंसान के मिजाज से मैच खा रहा है और सीखता है, मुसलसल सीखता है। तो ये एक स्किल्स हैं। ऐसी बहुत स्किल्स हैं। ड्राइवरिंग एक स्किल्स है। कुछ ना आए, जैसे केरला वाले ये अपनाते हैं कि अपने बच्चों को ड्राइवरिंग जरूर सिखाते हैं। मान लिया कि आपका बच्चा कुछ नहीं बन पाया, तब भी ड्राइवरिंग करके 15,000 रुपये कमा लेगा ना। और जो एक इल्ज़ाम है कि मदरसे के बच्चों के पास कुछ नहीं होता, जनाब बहुत कुछ होता है। मैं फाइनली ये बात कहना चाहूँगा, आपसे गुजारिश है, जो मदरसों से वाबस्ता उनसे गुजारिश है, दीनियात बहुत कुछ है। ये जो मदरसों का निज़ाम और निसाब हमें पढ़ाया जाता है ना, अभी एक बड़ी डिबेट हुई दिल्ली में, हम सब ने सुना होगा। क्या चीज़ें काम आई? शरअ कायदी तो काम आई है, मुनाजरा रशीदिया की तो इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं। फ़र्क इतना है कि हम जिन इस्तिलाहात को अरबी में बोला करते थे, बोलने वाले ने उन्होंने अंग्रेज़ी में बोल दिया। मेरे भाई, हमारे बुजुर्गों ने जो निज़ाम और निसाब बनाया है बहुत मजबूत है, इसमें पुख्तगी बहुत कुछ है और इसमें कमज़ोरी भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए इस निज़ाम और निसाब के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें पुख्तगी की ज़रूरत है। इसकी बहुत मिसालें हैं। कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, जैसे किताबत, जैसे कंप्यूटर,
2-3 मिनट की बातें और सुन लें, अज़ान सुन लें पहले। स्किल्स के ताल्लुक से मैं बात कर रहा था कि इसके लिए भी है कि अज़ानें दुरुस्त की जाएं, इसलिए कि इस्लाम का शियार है, लोगों को बुलाने का पहला ज़रिया है, पहली पुकार है। ये बहुत दुरुस्त होनी, किरात दुरुस्त होनी, उसमें दिलकशी होनी, जो हमें हुक्म भी दिया गया कि हम अपनी कुरान पाक की तिलावत को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करें। मैं कैलीग्राफी खत्ताती की बात कर रहा था। जैसे अक्ल क्या कहती है कि कंप्यूटर में 1000 किस्म के फ़ॉन्ट होते हैं। आपने एक नाम लिखा जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा और आप नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, फ़ॉन्ट बदलता जा रहा है, कभी गुंबद की शक्ल में, कभी छोटा, कभी मोटा, कभी तुर्की, कभी ईरानी। एक क्लिक पर बदल रहा है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, यानी सेकंड से कम टाइम में, माइक्रो सेकंड में आपका ख़त स्टाइल चेंज हो रहा है। तो अक्ल क्या कहती है कि अब तो खत्तात लोगों की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। खत्ताती को अंग्रेजी में बोला जाता है कैलीग्राफी, और जो खत्तात होते हैं उन्हें कैलीग्राफर बोला जाता है। जो इंटरनेशनल कैलीग्राफर हैं, सिर्फ इतना सा नाम लिख के देंगे जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा, 7000 चार्ज करेंगे। यानी मैं बताना ही चाहता हूं कि 1000 बुलेट ट्रेन चल जाए, ई रिक्शा सड़कों पे वैसे ही दौड़ता रहेगा। अगर आपके पास हुनर है तो हुनर की आज भी वही वैल्यू है, हुनर की वैल्यू कम नहीं हुई है, आपकी सलाहियतों की वैल्यू कम नहीं हुई है। हम ज़बरदस्ती कई बार एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। या जिंदा मिसाल हमारे सामने मौके के मसाइल जदीदा की है। आज इफ्ता का काम बहुत मुफ्ती साजी का काम गोया बहुत अर्जा कर दिया गया है,
हर इदारे से सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, हर जगह तखस्सुस फिल फ़िक़्ह हो रहे हैं और बड़ी तादाद में मुफ्तियान किराम फारिग हो रहे हैं। लेकिन कई बार ठंडे दिल से सोचते हैं तो अफसोस होता है, क्या मुहक्किक मसाइल जदीदा के बाद पूरे मुल्क की सरजमीन पर कोई ऐसा मुहक्किक मिल पाएगा? यानी आज भी सलाहियतें अपना लोहा मनवाए हुए हैं। शर्त यह है कि वाजिबी सलाहियतें हों तो सही, आदमी अपने फ़न में कमाल का हो तो सही। तो इसलिए स्किल्स पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत सारे काम आसान होंगे। ये कुछ बातें मैंने तालीम के ताल्लुक से अर्ज़ की। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि आपका सेकंड पार्ट होता है बिजनेस का, तिजारत का। चूँकि माली तौर पर और तालीमी तौर पर मुसलमानों को ताकतवर बनाना ही भारत के मुसलमानों की तरक्की का राज ठहरा, तो माशी तौर पर ताकतवर बनाने का तरीका यह है कि अपने लोगों को प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनाएं, उसके लिए बिजनेस की वर्कशॉप लगाएं और जो नए नए बिजनेस आइडियाज़ देने वाले हैं, कंपनी साजी का काम कैसे होता है और उसमें भी अल्लाह तौफीक दे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें। और इस सिलसिले में उलमा को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर वो इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। तो ये कुछ गुजारिशें मैंने की और फिर आखिरी फाइनली गुजारिश ये है कि सब अपनी अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से उम्मत मुस्लिमा का भला करने की कोशिश करें। वकील जो हैं वो अपनी वकालत से और कानूनी एंगल से उम्मत को मजबूत करें। जो एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने फील्ड से उम्मत को मजबूत करें। जिन्हें अल्लाह ने 2 पैसे दिए हैं वो अपने पैसों से, और जिनके पास एनर्जी है वो उससे। और सबकी एक इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि हमें जिस चीज़ ने जोड़ रखा है और जिसकी वजह से हम हैं वो है इस्लाम। वो किसी लम्हा हमसे नहीं छूटना चाहिए। सब कुछ कीजिए लेकिन इस डोर से जितना मजबूती से बंधे रहेंगे खुद को भी पुरसुकून पाएंगे और हमारी नस्लों की भी सही तरबियत होगी। ये कुछ गुजारिशें तुम जो मैंने आपके सामने पेश की अपने बड़ों के सामने। अगर किसी बात में कोई लग़्ज़िश हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तग़फ़िरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।